पहले तो जो अटैक हुआ था मेरे ऊपर वो स्कॉलरशिप स्कीम था, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का, शादी योजना का, ओल्ड एज पेंशन का काफ़ी बड़ा स्कीम था। फैमिली तब आप कहाँ पोस्टेड थे? हाँ, मुजफ्फरनगर में। कितनी गोलियाँ लगी थी आपको? हमारी 7 गोली लगी थी, जिसमें से हाँ जी, जिसमें से 3 गोली मेरे सिर पर लगी। एक गोली जो है मेरी कान के पीछे से लगी थी, तो वो घूम के ऐसे मेरी दाहिनी आँख को लेकर बाहर चली गई। तीसरी गोली लगी तो मेरा जो जॉ है नीचे वाला पूरा बाहर हो गया था, और एक यहाँ से स्लिप के निशान थे मेरी बॉडी पर। 7 गोली लगी। जब हम बहुजन नायकों की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांसीराम तक एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन क्या आज के वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम नायक कह सकते हैं? आज समाज आखिर नायक माने तो किसे माने? आज इस श्रृंखला में हम एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसे आप नायक कह सकते हैं। 14 साल की नौकरी, 9 ट्रांसफ़र, 1 सस्पेंशन और 7 गोलियां। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 7 गोलियां। हमारे साथ हैं रिंकू सिंह राही जी, जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम भी निकाला है, और वर्तमान में जो ये हैं हापुड़ में जो गवर्नमेंट ISPCS कोचिंग सेंटर है, ये निज़ामपुर में, उसके सेंटर इंचार्ज है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको जो यूपीएससी आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपकी जो लाइफ जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, जैसा कि मैंने बताया भी दर्शकों को और हमारी बातचीत हुई। इतनी जीवटता कहाँ से मिली आपको? और इस मतलब मुझे लगता है कि 40-40 की उम्र के होंगे आप। इस जर्नी में आप अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? एक्चुअली जो बात जीवटता की कही, क्योंकि जिसका लक्ष्य क्लियर होता है, इसका क्लियर होता है, तो उसको ये आसान चीज़ लगती है। तो चूँकि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी एक घटना है मेरी जीवन की, जो मैं कहानी है, जो मुझसे अधिक मेरे पिताजी की कहानी है। हुआ क्या कि मेरे पिताजी जब 10 साल के थे तो उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, मैं सुना है। उस समय दादी माँ थी, 2 भाई थे पापा जी के और 2 बहनें थीं। उनको दादाजी छोटे भाई ने घर से निकाल दिया था। अच्छा। निकालने के बाद उनका जो घर था पहला, जो आज भी इमेजिनेशन करता हूँ तो मैं पाता हूँ शायद सबसे उस समय गरीब परिवार माना जाएगा। तो उसमें क्या था कि घर के पास जो कूड़ा होता है, घूरा होता था, उस पर उनका आशियाना था। नीचे फर्श के नाम पर कूड़ा घूरा, ऊपर आसमान छत, सब पड़ोस में जो है दूसरों के घर, गलियां घर। जैसे कि थोड़ा सा आता है कि जब रोटी बना के दादी माँ जाती थी, सारे काम की दादी माँ ने भी सारे काम किए, जो भी हो सकते हैं, मतलब जो भी छोटे से छोटे कोई भी काम माना जाए जी। तो जब रोटी बना के जाती थी कहीं काम करने के लिए, तो बुआ जी को छोटी थी, उनको बैठा के जाते थे कि कहीं कुत्ता जो रोटी न खा जाए। ये चीज़ थी। और चूँकि पापा जी पढ़ने में अच्छे थे उस समय, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ कसक रही है शुरू से कि अगर उस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई सही सा होता, स्कीम बहुत सारी हैं जी, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी सही से होता, ईमानदार होता, कर्तव्यनिष्ठ होता, तो शायद उनकी लाइफ इतनी हार्डशिप ना होती। जाहिर है कि जब वो पढ़ ही नहीं पाए तो उनकी जो हार्डशिप थी वो कहीं ना कहीं घर की फाइनेंशियल कंडीशन सारी चीज़ों पर रही। तो मैं भी जब मेरा भी जन्म जो है ग्रामीण परिवेश में हुआ है। मैं ग्राम उस्वा ब्लॉक सासनी जनपद हाथरस का पैदा हुआ हूँ। कक्षा 4 तक मैंने जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। उसके बाद हम लोग जो हैं कुछ कारणों से अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे, तो जहाँ पर पापा जी ने उस समय आटा चक्की की शुरुआत की थी। मतलब एक स्ट्रगल लाइफ रहा है। हाँ सर, पहली नौकरी से लेके और अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने तक, इस जर्नी को आप कैसे देख रहे हैं? आप कहाँ कहाँ रहे हैं, किन किन पदों पे? एक्चुअली मेरा जो चयन हुआ था यूपीपीसीएस 2004 के बैच में हुआ था, स्पेशल बैच में। तो उससे मेरी पहली 2007 में रिजल्ट आया था। 2007 रिजल्ट के बाद 2008 में मेरी ज्वाइनिंग मुख्यालय के बाद में जनपद मुजफ्फरनगर में मिली थी। क्योंकि जैसे बताया कि सिविल सेवा में आने का मकसद नौकरी नहीं था, न कोई रोज़गार था। आने का मकसद सेवा भाव के लिए अवसर पाना था। तो जैसी सेवा का अवसर मिला और देखा कि सेवा के अवसर में करप्शन बहुत बड़ी बाधा आ रही है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा तरीका था जिससे पार पा सकते थे। तो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, तो और जो घोटाले काफ़ी उजागर होने लगे करोड़ों के, जो कि अगर सही से लिए जाए तो बहुत लंबे जाएंगे।
तो उसी चक्कर में मेरे पर अटैक भी हुआ। अटैक के बाद में और ये सब लोगों की दुआएं रहीं कि मैं आप सबके बीच में हूँ। आशीर्वाद दुआएं जो गरीबों की हैं, परिवार की है, सबकी है। उसके बाद चूँकि 4 महीना अटैक हो गया था, उसके बाद डिफरेंट पोस्टिंग होती रहीं और विभाग ने भी एक मान लिया था कि मैंने विभाग के ऊपर कलंक लगाया है। उनको लगता था कि मैंने भ्रष्टाचार उजागर करके उनकी पोल खोल ली है, तो उसको नेगेटिव टर्म मिल जाता था। मतलब ये विभाग को लगा कि आपने ये एक्सपोज किया कि इस विभाग में घोटाले होते हैं जी, जब तक ढकी हुई चीज़ थी। एक्चुअली सिस्टम के साथ क्या है, ये सिस्टम बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। इतना अच्छा सिस्टम है कि चाहे भ्रष्टाचार सही, चाहे कोई कमियाँ रही, वो तभी तक हो सकती है तो ऑन रिकॉर्ड ना आए। अब भ्रष्टाचारी करते क्या हैं कि चीज़ों को करते जाते हैं, बस ऑन द रिकॉर्ड नहीं आने देते। मैंने कहा कि वो चीज़ ऑन द रिकॉर्ड भी आ गई मेरे अटैक के बाद में, तो उसका तो काफ़ी सुधार भी हुए। लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप में देखूँ तो काफ़ी मुझे चैलेंज देखने पड़े। विभाग से मेरे साथ तिरस्कार मिला हमेशा ही। और जैसे बताया आपने, बात हुई थी कि चार्जशीट, सस्पेंशन भी था मेरे लिए, और ट्रांसफ़र जहाँ भी मैं घोटाले खोलता वहीं पर एक ट्रांसफ़र सामने होता था। तो आप शुरू से ही सिविल सर्विस में आना चाह रहे थे या फिर इसके पहले की पढ़ाई आपकी कुछ और थी? एक्चुअली मैंने बीटेक किया हुआ है जमशेदपुर से, जो कभी NIT जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। 2002 में पास आउट हूँ मैं। तो मकसद मेरा एक्चुअली उसी समय बन चुका था कि सिविल सेवा में आके ही कुछ किया जा सकता है, और कहने के ख्वाब UPSC का ही ख्वाब था। लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारे अवसरों की समानता नहीं मिलने के कारण वो समय नहीं आ पाया मैं। तो फिर मैंने इस समय PCS की जो जॉब मिली उसी को किया था मैंने। तो बीटेक के बाद फिर आपने सीधे सिविल सर्विस में आ गए? आप बता रहे थे कहीं आपका एडमिशन भी हुआ था IIC में। जी। एक्चुअली मेरे बीटेक में मेरी ऑल इंडिया रैंक 17वीं थी गेट में। ओके। तो उसके आधार पर मुझे और IIC बेंगलोर में एडमिशन भी हुआ था, और भी चांसेस थे, काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। नौकरी करनी होती तो वो नौकरी अच्छी थी काफ़ी, लेकिन सेवा करने के ज़्यादा अवसर सिविल सेवा में थे। तो इसलिए इस तरफ आना हुआ मेरा। हाँ सर, काफ़ी आप जहाँ भी गए, एक तो इतने सारे आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, हाँ, तो उस ट्रांसफ़र की वजह मतलब आपको क्यों, आप जहाँ जाते थे आपको लगता था कि कमियां हैं और फिर आपका ट्रांसफ़र क्यों हो जाता था? एक्चुअली मकसद मेरा सेवा करने का था, और रहा है और आगे भी रहेगा। तो कौन कौन से जो स्कैम हैं वो आप सामने लेके आए जिसकी काफ़ी चर्चा रही? पहले तो जो अटैक हुआ था मेरे ऊपर वो स्कॉलरशिप स्कैम था, बहुत बड़ा। स्कॉलरशिप का, शादी योजना का, ओल्ड एज पेंशन का काफ़ी बड़ा स्कैम था। फैमिली तब आप कहाँ पोस्टेड थे? हाँ, मुजफ्फरनगर में। उसके बाद फिर मैंने जो है, मैं आया, क्या कहते हैं, अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर में आया था। तो उस समय तो कमियाँ ने उजागर की थी मैंने उस समय कि 5 महीने में कोई IAS PCS नहीं बन सकता। इस टाइप से रहा। उसका मेरा ट्रांसफ़र हुआ था श्रावस्ती में। वहाँ पर मैंने बोरिंग योजना का घोटाला खोला था, जो शायद अभी दबा दिया गया है, देखते हैं कब खुलेगा। उसी सब बीमा घोटाला भी खोला वहाँ पर मैंने, जो कि यूनिक चीज़ थी मेरे लिए भी, किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने ललितपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा। ललितपुर में आश्रम टाइप स्कूल चलता था वहाँ पर, एक समाज कल्याण विभाग की बहुत भी महत्वाकांक्षा योजना है, वो चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जब मैंने चीज़ें सुधारने की कोशिश की तो कई सारे घोटाले खुलने लगे। ओल्ड एज होम का घोटाला था, जो कि जो वृद्धाश्रम चलते हैं उनका एक आज भी बहुत बड़ा घोटाला संचालित है। जब वो खोलने की कोशिश की तो मुझे निलंबित कर दिया गया। तो और दबाव भी पड़े थे ऊपर से? हाँ, काफ़ी दबाव हमेशा ही रहता है। सीधा एक डर रहता है मेरे ऊपर कि कभी भी नौकरी आ सकती है। मैंने कई बार लिखा भी है फेसबुक पर कि अल्टरनेटिव नौकरी की तलाश रहती है, कोई भी रहनी चाहिए, पता नहीं कब क्या है सिस्टम हो जाए। लेकिन सिस्टम की खूबसूरती भी है कि जहाँ पर भ्रष्ट लोग मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर सिस्टम बचाए हुए भी मुझे। तो मुजफ्फरनगर में जब आपने इस स्कैम को सामने लेके आए आप, तो उसके बाद क्या माहौल रहा, और जो आपके ऊपर हमले हुए जिसकी काफ़ी चर्चा हुई देश भर में, उसके बारे में बताइए। मुजफ्फरनगर एक्चुअली मेरा जो टेन्योर टोटल रहा था वो 4 महीने का रहा। ओके। तो 4 महीने टेन्योर में मेरा जब लाने की कोशिश की मैंने, तो उसमें मेरे सीनियर अधिकारी थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे, तो वो कहीं संलिप्त थे इस घोटाले में। पहले मुझे लगा सीनियर ऑफिसर उनसे गाइडेंस मिलेगी, लेकिन वो चीज़ों को ऑल लीक कर रहे थे। उसके बाद सिस्टम की परत जो है डे बाई डे में खुलती गई कि पता पड़ा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे मेरे, उनकी धमकी आ गई मेरे पास। पैसे का प्रलोभन भी आया, ऑफ़र भी हुए, काफ़ी समझाया भी गया। तो ये सारी चीज़ हुई। तो उसके बाद अटैक को डायरेक्ट ना होके एक टाइम के बाद था चीज़ें। और जब आप किसी चीज़ से नहीं माने तो चलो रास्ते से हटाते हैं। एग्जैक्टली।
जैसे मूवी देखते हैं ना, वो मूवी वाली पूरी कहानी मतलब मैं देख रहा था अपने साथ होते हुए। जैसे बार बार एक रिपीट करता हूँ कि तिरंगा मूवी की स्टोरी ध्यान आती थी, जिसमें DIG साहब होते हैं, उनको बार अटैक होता है, मर्डर होता है उनका। तो उसी तरह से चीज़ें आ रही थी कि सब तरह से कोशिश की, नहीं माने तो फिर अटैक था। लेकिन मेरी खुशी की बात यह है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। कितनी गोलियां लगी थी आपको? मुझे और ये कब घटी थी घटना, ऑफिस में या फिर कहीं और? ये 26 मार्च 2009 को सुबह में अपने सरकारी आवास था, उसके पास में ही बैडमिंटन खेलते थे एक ऑफिस में हम लोग, जिसकी दीवार सटी हुई थी। तो वहाँ के जो तत्कालीन CEO और SDM थे वहीं रहते थे वो। उनके टाइम में और 6:30 के आसपास, 6-6:30 के आसपास में बैडमिंटन खेल रहा था सुबह जी सरकारी कॉलोनी में। कुछ लोग आए, इंडिकेट किया मुझे और गोली मारी। 7 गोली लगी थी, जिसमें से जिसमें से 3 गोली मेरे सिर पर लगी। एक गोली जो है मेरी कान के पीछे से लगी थी, तो वो घूम के ऐसे मेरी दाहिनी आँख को लेकर बाहर चली गई। आँख बाहर आ गई? आँख बाहर निकल चुकी थी मेरी। दूसरी गोली लगी तो वहाँ पर रह गई थी, कुछ बताते हैं। तीसरी गोली लगी तो मेरा जो जॉ है नीचे वाला पूरा बाहर हो गया था। तो बाद में वो जो हिप बोन होती है कमर से, तो वहाँ से उन्होंने लेके यहाँ पर बोन लगाई हुई है। अभी मेरा जबड़ा नहीं है, मैं एक जबड़े से खाना खाता हूँ अभी भी। ये हो गई। तो गोली लगने के बाद यहाँ से निकली तो कान में भी असर पड़ा, आँख में भी असर पड़ा और भी चीज़ें हुई। चौथी गोली मेरी यहाँ पे बाहाँ में लगी थी, लेफ्ट में। एक मेरी लगी थी राइट बाहें में, एक लगी थी थाई पर, लेफ्ट थाई पर, और एक यहाँ से स्लिप के निशान थे मेरी बॉडी पर। 7 गोली लगी। तो उनकी कोशिश पूरी थी। लेकिन तो आपने कहा कि आपको फिल्म याद आ रहा था, तिरंगा फिल्म। लेकिन फिल्मों में तो अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सिस्टम सारा सुधर जाता है। यहाँ के सिस्टम में क्या हुआ? आपको लगी वो सिर्फ आप तक रही, आपकी व्यक्तिगत बात रही, या फिर हलचल मची थी पूरे प्रदेश में और सिस्टम में कुछ बदलाव आया, कुछ जाँच वाँच बैठी? एक्चुअली जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली 3 घंटे की स्टोरी होती है। और 3 घंटे की स्टोरी में एक टारगेट होता है कोई भी। यहाँ पे बहुत सारे टारगेट थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो 2009 में तो देखो, जब मैं अटैक हुआ तो अटैक के बाद तो कोई चेंज नहीं आया, बल्कि मुझे ही नेगेटिव बना दिया था। हालांकि इसको फिर दोबारा से एक्सपोज करना पड़ा मुझे पूरे सिस्टम को दोबारा से एक्सपोज करना पड़ा। तो उसके लिए मैंने अनशन किया था 26 मार्च 2012 में। अच्छा, कहाँ पे? ये लखनऊ में मैंने। तो अनशन किया था मैंने। तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें निकल के आई। उसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक PI डाली गई, एडवोकेट प्रिंस लेनन जी, उन्होंने PI डाली। उसके बाद जांच इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में काफ़ी सारा स्कैम निकल के आया। तो उसके बाद 2012 के बाद माना गया कि मेरे पास अटैक करप्शन के कारण हुआ है। कि स्कैम खुला था इसलिए हुआ था। ऑफिशियली ये माना गया? हाँ, थोड़ा सा माना गया। आज भी कोशिश, विभाग पूरा कोशिश कर रहा है दबाने, आज भी कर रहा है कोशिश। लेकिन हाँ, बदलाव की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अटैक भले ही हुआ मेरे ऊपर हुआ, लेकिन चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ गई कि इतनी सिस्टम ख़राब है। तो फिर बाद में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जो भी आए और जो भी चीज़ें हुई, उसका सिस्टम इतना सही हो चुका है, मतलब कहें तो 82 स्कॉलरशिप का जो स्कैम है सारा जो है 80% ख़त्म हो चुका है। ओके। अच्छा सर, आप जहाँ भी गए वहाँ आपने करप्शन ढूंढा, आपको करप्शन दिखा, आपने रिपोर्ट भी की, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र भी हुआ। तो क्या ये माना जाए कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है क्या? हाँ, पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि मैं कभी करप्शन को खोजता नहीं हूँ। करप्शन जो है ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे काम करते हैं तो सामने आ जाता है। तो जैसे सामने आता है तो सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं? अच्छा, हाँ, इग्नोर करना लगता है कि मैं एक पाप कर रहा हूँ, क्राइम कर रहे हैं, तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जी, वो लगता है, साफ लगता है मुझे। तो आप जो रही सिस्टम की बात करप्शन की, इसमें डाउट ही नहीं है कि मैं अधिकारियों से मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं एक प्रॉस्टिट्यूट टाइप की हो गई, जो कि अपनी ज़मीन को बेच रहे होते हैं कुछ पैसों की खातिर, ड्यूटी ने कहा कि है, ये बहुत इम्बाइब की हुई है। तो तभी तो हम लोग जो नए एस्पिरेंट हैं, जो युवा हैं, उनसे बोलते भी हैं कि आइए सेवा में, यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है जी। पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ख़राब हैं जी। सर, आप यहाँ पे हैं ISPCS कोचिंग सेंटर में, सेंटर इंचार्ज। यहाँ पे आप कब से हैं और इस सेंटर के जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर 2019 से भी पोस्टिंग की गई। जब सस्पेंड हुआ था मैं ललितपुर में, तो उसके बाद सस्पेंड के बाद मुझे यहाँ पर भेजा गया। कहने की मंशा, ये जो इंस्टीट्यूट माने जाते हैं वो साइडलाइन की पोस्ट मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए ड्रीम पोस्ट रही है। ड्रीम पोस्ट का एक रीज़न है बहुत बड़ा कि यहाँ पर हम इनोवेशन से ऐसे एस्पिरेंट्स को जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन से विशेषकर जो हैव नॉट्स वाले हैं, जिनको अवसर की समानता मिलेगी नहीं अगर सरकार ना हो तो सरकारी व्यवस्था के ज़रिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था से यहाँ होने से होता क्या है कि
काफ़ी पैसा सरकार का आता है जिससे हम खर्च करने की पोजीशन में होते हैं। तो जो मानना क्या है कि अगर ऐसे एस्पिरेंट जो कि जिन्होंने गरीबी खुद देखी होगी, जो खुद ही मजबूर रहे होंगे, जब वो सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम को बदल लेंगे, जैसे कि हम आज सपने में देखते हैं। आज़ादी के जो दीवाने थे जिन्होंने अपनी आहुति दी, वो जैसा सिस्टम चाह रहे होंगे तो तभी पूरा होगा जब एम्पैथी वाले लोग यहाँ पाएंगे। जी जी। और सर आपने अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्लियर भी किया, तो एक कौन सी बेचैनी है कि आप ऑलरेडी यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, इसके बाद भी लगातार चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें? एक्चुअली होता क्या है, जब मैं करप्शन से एक्चुअली पहले तो एक सपना था जो नॉर्मली एक यूथ का होता है कि प्रेस्टीजियस सर्विस रहेगी स्टार्टिंग में जो है, और कुछ करने का अवसर मिलेगा सेवा का। तो जब सिस्टम में आया तो मैंने खुद पाया कि जैसे मैं यहाँ पर जो करना चाहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि और मुझे इंतजार करना पड़ता है कि मेरे कोई सीनियर बॉस, IAS ऑफिसर कोई सही आएँ और बदलाव हो। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई प्लान कोई भी जो चेंज करना था उसको प्लान किया मैंने 2009-10 में, उसको बताते बताते हम लोगों को 10 साल लग गए। जब एक सीनियर ऑफिसर आए, IAS ऑफिसर आए, सीनियर ऑफिसर, उनको कन्विंस किया, उन्होंने मात्र 2 महीने में सब चीज़ करा दिया। तो लगता है कि आज जो मेहनत की जा रही है, अगर अपर लेवल पर होते हैं हम लोग तो ज़्यादा आसानी से चेंज हो सकेगा। आपके रोल मॉडल कौन है? किससे इंस्पायर हुए? आपने पिताजी का जिक्र किया, इसके अलावा? हाँ, पिताजी मेरे हैं, लेकिन सबसे जो इंस्पायर हुआ हूँ, जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं अपना भी तुलना बाबा साहब की सोचता हूँ कि जब बाबा साहब कितनी परेशानी से उठ के सबका क्या चीज़ करते थे, या मैं जब भी जॉब करता हूँ तो मैं खाली एक चीज़ सोचता हूँ कि बाबा साहब रहे और भगत सिंह रहे, अगर ये उस समय ऑफिसर होते तो क्या करते। तो मेरी सबसे प्रेरणा डॉक्टर अम्बेडकर हैं और भगत सिंह। आप अपनी लाइफ में लक्ष्य क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे बताया कि सेवा करने का अवसर है और इस समय एक सामने लक्ष्य रखा हुआ है, और कभी अवसर मिला तो एक डॉक्टर RS प्रवीण सर हैं, जब उनसे तेलंगाना में मुलाकात हुई, उनका काम को देखा तो लगा कि उन तक पहुंच के और कोशिश की जाए, आगे उनकी मूवमेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि उन्होंने जिससे उनका जो सेंटेंस जो हमेशा एक अच्छा लगा काफ़ी, जो उन्होंने बोला था, जो कि नॉर्मली अधिकारी नहीं पा रहा हूँ, उनका साफ साफ सेंटेंस था कि जो सुविधाएँ मेरे बच्चे को मिल सकती हैं वो सुविधाएं गरीब बच्चों को क्यों न मिलें। तो ये जो उनकी पवित्र भावना है उसी को लेके कोशिश जारी है। सिस्टम में इक्वालिटी चाहते हैं आपकी, मौके सबके लिए हों और समान रूप से। एग्जैक्टली, जो सपना है भारतीय संविधान का जो सपना है, और चूँकि उस अवसरों की असमानता के कारण मैंने खुद झेला है बहुत सारी चीज़ें। जी जी। तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ झेला है आपने, और आप कल्पना करिए और खुद को रिंकू जी की जगह पे रख कर देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप खुद को कहाँ पाते। शायद आप नौकरी छोड़ के भाग गए होते हैं, शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता, शायद आप इस सिस्टम से ही दूर चले जाते हैं। लेकिन रिंकू जी लगातार डटे हुए हैं और इस सिस्टम में वो अपने ज़रिए जो भी योगदान दे सकते हैं समाज को बेहतर बनाने में, सिस्टम को बेहतर बनाने में, वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पे रिंकू सिंह राही जी एक रोल मॉडल हैं, एक नायक हैं, और उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। और जाते जाते एक बात और कि अगर आपके आसपास भी ऐसा ही कोई नायक है जो इस तरीके से काम कर रहा है तो हमें लिख के भेजिए, हमें मेल करिए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उस नायक की स्टोरी आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय भीम।